ऋषा आईएएस की तरफ से आपका स्वागत है। हमारी क्लास डेली 11:30 से 3:30 तक रहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, लड़के लड़कियों को जोड़िए। एक मुहिम है जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए काम कर रही है। मात्र 999 रुपया पर मंथ पे आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी इंटीग्रेटेड प्री मेंस इंटरव्यू कराती है। So that is the objective and our tagline is IAS by the IAS। क्योंकि जो फैकल्टी है वो सब भी IAS हैं, जो सेलेक्टेड हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से रिटायर्ड हो गए हैं, ऐसे लोग हैं। तो इंडियन पॉलिटी पे बात करते हैं। पीछे हम लोग पिछले उसमें जो है हम लोग जिस चैप्टर पे थे वो आपको हम यहाँ छोड़े थे। छठा नंबर था। ये छठा नंबर जो है सिलेबस का हमने बनाया है। तो मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कि इससे क्वेश्चन 100% आते हैं, 4-5 प्री में और बाकी 2-3 क्वेश्चन मेंस में। तो हम लोग पिछली बार पढ़े थे ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला। मौलिक अधिकार पे आए थे और समता का, विधियों का समान संरक्षण की बात कर रहे थे। इसमें हमने बताया था कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। उसमें समता वाले में एक एक्सेप्शंस और ध्यान आ रहा है, पता नहीं उस दिन बताए थे कि नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करता है उसमें कई अपवाद हैं। जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर, इनको स्पेशल प्रिविलेज जो है आर्टिकल 300 में दिया हुआ है। इसके आर्टिकल 14 के अपवाद में कि सब लोग समान नहीं हैं और कैसे नहीं है, वो आर्टिकल 300 जो है प्रोटेक्ट करता है। समता के अधिकार आपको पता चल चुका है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के केस में स्पेशल प्रोविज़न ये है कि आप इनके खिलाफ, पहला इनको है कि इनके द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, पहला स्पेशल प्रिविलेज है। दूसरा कि पद के दौरान न एफआईआर होती है, हो सकती है, ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। तो पहला था कि इनके कृत्य के लिए कोई न्यायालय में नहीं जा सकता और ना ही इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है और ना ही इनकी गिरफ्तारी हो सकती है टर्म टेन्योर उनके कार्यकाल में। तो इतना प्रोटेक्शन है कि न एफआईआर हो सकता है, न क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है, न गिरफ्तारी हो सकती है और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को आप न्यायालय में चुनौती नहीं देंगे। ये सब प्रोटेक्शन आर्टिकल 300 से मिला हुआ है। इनके खिलाफ सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग चल सकती है और वो भी कंडीशंस है उसमें। तो ये जो है विधियों का समान संरक्षण और समता का अधिकार, जो हम आर्टिकल 14 में समता और 15 में विधियों का समान संरक्षण, सबको इक्वल प्रोटेक्शन है, ये लिखा हुआ है। लेकिन विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 15 में जो लिखा हुआ है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, उसमें निवास स्थान नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा उसमें। तो उसमें जो है कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा है कि निवास स्थान। क्या लिखा है उसमें? आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश
मैं आपका ध्यान वही आकर्षित कर रहा हूँ कि देखिए छूट जाता है। धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, के नाम पर विभेद नहीं हो सकता। इसमें कहीं से कहीं तक निवास स्थान नहीं लिखा है। आप कंफ्यूज होते रहते हैं कि अरे यार वो उत्तराखंड में नहीं पैदा हुए या उत्तराखंड में निवास नहीं कर रहे हैं तो हमको वहाँ की सुविधाएं नहीं मिल रही है। तब आपको लगता है कि अरे यार वो तो उसमें जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अरे वो जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं हो सकता, लेकिन निवास स्थान के आधार पर विभेद हो सकता है। निवास स्थान के आधार पर कैसे भेद होगा? संघ जो है सेंट्रल उसके लिए कानून बनाती है उस राज्य के लिए। उस राज्य के सिविल सेवाओं में केंद्र सरकार एक्ट, अधिनियम, कानून बनाती है कि फलाना राज्य जो है अपने यहाँ निवास की शर्त अधिरोपित कर सकती है। वो राज्य नहीं बना सकता, वो राज्य की पावर में नहीं है। उत्तराखंड में जैसे निवास स्थान मांगते हैं नौकरी के लिए, एडमिशन के लिए, तो वो कानून संसद बनाती है, राज्य को कोई पावर नहीं है। तो निवास स्थान के नाम पे भेदभाव हो सकता है और बाकी इसके नाम पे नहीं हो सकता। इसी निवास स्थान के बेसिस पे आर्टिकल 16 में तमाम तरीके का जो है भेदभाव किया गया है, जो जस्टिफाइड भेदभाव है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? 14 तो समानता का हो गया, 15 जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं हो सकता। समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 के बीच है, ये ध्यान रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन। 14 से 18 के बीच जो वो है आर्टिकल, वो समता विधियों का समान संरक्षण का है। ये 19 से 22 जो है ये अनुच्छेद है, स्वतंत्रता के लिए है। 23-24 शोषण के विरुद्ध है। 25 से 28 धर्म की है। 29-30 उसका है, ये तो हट ही गया है, ये है। ये रटना पड़ेगा आपको कि कौन से कहाँ तक आर्टिकल किस कैटेगरी में आता है। ये आता है, बहुत आता है। तो भैया 15 पे जब हम जाते हैं 16 पे, तो 15 की भी बातें जो है उस पर अप्लाई होने लगती है। तो जैसे आर्टिकल 16(3) में दिया हुआ है कि राज्य जो है अपने क्षेत्र के, अपने प्रांत के, अपने भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले उन व्यक्तियों को जो सामान्य निवासी हैं, उनको हम भेदभाव करते हुए उन्हीं को नौकरी देंगे। माने वो कैंडिडेट जो उत्तराखंड राज्य में जन्म नहीं लिए हैं, या किसी भी राज्य का केस ले लीजिए, या वहाँ पे जन्म से निवासी नहीं है, अगर वो निवास नहीं कर रहे हैं सामान्य निवास, तो हम उनको अपने यहाँ रोजगार में अप्लाई करने का मौका नहीं देंगे। इसमें दो चीज़ आती है, एक आता है मूल निवास। भैया ये आपकी नौकरी से सीधा सीधा जुड़ा है, ठीक से समझ लेना। एक है आपका सीधे सीधे, क्या बोला, 16(3) नियोजन से, और 16(4) आरक्षण है, आते हैं उस पर भी आते हैं। तो ये जो 16(3) में निवास की बात करता है, वो सामान्य निवासी की बात करता है, डोमिसाइल, सामान्य निवासी। सामान्य निवासी कौन होगा? जो 5 साल से लगातार रह रहा है वहाँ पे, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है। लेकिन कई जगह ये क्लियर है, सामान्य निवासी होना चाहिए, डोमिसाइल वहाँ का होना चाहिए। इसी को बोलते हैं डोमिसाइल है तुम्हारे पास। लोग पूछते हैं ना बच्चे आपस में, भाई डोमिसाइल बनवाए हो बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का, जहाँ का भी हो। तो ये सामान्य निवास की बात करता है कि अगर सामान्य निवास स्थान नहीं है तो हम आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे, और इसके लिए कानून कौन बनाएगा? संसद, स्टेट नहीं। अब एक दूसरा टर्म आता है जो रात दिन यूज होता है और किसी को पता नहीं रहता पढ़ने के बाद भी, मूल निवास। ये सब एग्जाम में आता है भैया, मूल निवासी।
मूल निवासी वही आदमी माना जाता है जिसका बाप, फादर या ग्रैंडफादर या उसके ग्रैंड फादर, कम से कम आपकी तीसरी पीढ़ी, दादा जो है उस स्टेट के निवासी रहे होंगे, और आप भले कहीं और केरल में पैदा हुए, महाराष्ट्र, बंगाल, कहीं भी पैदा हुए, तो आपको मूल निवासी का दर्जा मिल जाएगा। या तो आप जन्म लिए हो उस राज्य में, तब मिल जाएगा, या आपके बाप दादा वहाँ के निवासी रहे हो, पैदा हुए हो, तब मिल जाएगा। तो मूल निवासी कैसे होता है? या तो पीढ़ी से या जन्म से। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है जब नौकरियों में आरक्षण की बात करती है तो ये कहती है जैसे कि उत्तराखंड या बिहार या जो भी है वो लिखता है उसमें कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी निम्नलिखित आरक्षण के पात्र है। तो आप सोचते हैं मैं भी शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं भी ओबीसी हूँ, मैं भी एसटी हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? तो आपको रिजर्वेशन सिर्फ 2 जगह मिलेगा, या तो संघ में, इंडिया में, और नहीं तो दूसरा कहाँ मिलेगा? आपके अपने मूल निवासी वाले राज्य में। सपोज आप बिहार के हैं तो बिहार में आपको मिलेगा, एक राज्य हो गया, और इंडिया में मिलेगा संघ में। आप ये नहीं कह सकते कि हम बिहार के दलित हैं, एससी हैं, तो राजस्थान या यूपी किसी और पीसीएस में क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि आप वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, और वो आरक्षण जो है एससी एसटी ओबीसी वाला मूल निवासी को मिलता है जो उस राज्य का हो। तो आपको एक ही जगह फायदा मिलेगा, पहली बात स्टेट में कोई एक स्टेट, और दूसरा सेंट्रल। तो अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आपको वहाँ पे जातिगत आरक्षण जो नहीं मिलेगा। ये कुछ लोग गड़बड़ी क्या करते हैं कि वो 2 स्टेट में हैं, जैसे उनके पिताजी यूपी में पैदा हुए, बच्चे वहाँ उत्तराखंड में पैदा हुए, तो दोनों जगह बनवा लेते हैं वो, अपना यहाँ दिखा करके कि भाई हमारे तो दादा भी यहीं पैदा हुए। तो वो गलत है। पहली बात कि एक आदमी को एक ही राज्य में कहीं फायदा मिलेगा, अगर वो पकड़ा गया तो जेल ही जाना है उसमें, समझ लीजिए आप लोग। तो निवास स्थान के आधार पर 16(3) में भेदभाव किया, और 16(3) में भेदभाव क्या किया? पहला किया कि भाई आपको जो है एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में हम जो है फायदा दे सकते हैं अगर हमारे यहाँ के निवासी है, सामान्य निवासी। निवासी बोला तो सामान्य, डोमिसाइल बोला सामान्य, मूल बोलेगा तो बाई बर्थ हो जाएगा। और मूल में आप एक ही जगह के मूल हो सकते हैं ना, या तो मध्य प्रदेश में जन्म लिए तो वहाँ का फायदा लेंगे, या उत्तराखंड में जन्म लिए तो वहाँ का लेंगे, दूसरी जगह नहीं ले सकते। तो 16(3) में रोजगार पे निवास स्थान, और 16(4) में वो दिया है सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा हुआ वर्ग। एससी बीसी जो लिस्ट है उसमें उसको रोजगार में आरक्षण मिल जाता है। उसी 16(4) के तहत आप आईएएस में भी लाभ ले लेते हैं, और जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट के पीसीएस में आप लाभ ले लेते हैं। ये गलत नहीं है, ये दोहरा लाभ नहीं है। आगे बढ़िए, 16 के बाद इसमें एक 17 आता है। 17 जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खूबसूरत है। कैसे हटेगा? तो 17 जो आर्टिकल है पूरा ढंग से पढ़िएगा इसे। इसमें जो है छुआछूत उन्मूलन एक्ट भी है इससे रिलेटेड, और 17वां जो आर्टिकल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है इसमें।
ये है अस्पृश्यता का उन्मूलन। कह देता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन मौलिक अधिकारों के किस कैटेगरी में आता है, तो लिख देगा शोषण, धर्म की स्वतंत्रता, समता। तो आप सोचेंगे कि अस्पृश्यता में तो एक्सप्लॉइटेशन ही होता है, तो आप खट से जो है ये शोषण के विरुद्ध वाला जो आर्टिकल है 23 से 24 मार देंगे, जबकि वो समानता के अधिकार में शामिल है। तो 17वां जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता, तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत का प्रतिबंध है देश में, क्योंकि उससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो आप जो है किसी व्यक्ति को न मन से, मन का तो पता नहीं, वचन से, बोल के, और न ही कर्म से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचता हो। ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचता हो। अगर ऐसा आप करते हैं तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा और आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जाके आपके खिलाफ मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। तो इसमें दिया है कि वचन कर्म से आप नहीं करेंगे, आप जस्टिफाई नहीं करेंगे कि दलित होना या अस्पृश्यता की बात जो है, ना जो है आप भाषण देंगे इस पर, ना ही आप किसी को दर्शन के आधार पे फिलोसफिकल बात बता के उसको जस्टिफाई करेंगे, और ना ही कुछ ऐसा कोट करेंगे कि फलाने मनुस्मृति और वहाँ फलाने जगह जो है ऐसा लिखा है। तो आप किसी भी तरीके से, किसी भी स्वरूप में, किसी भी एंगल से आप किसी को अनटचेबल होने का दस्तावेज या उसका फिलोसफिकल बातें नहीं करेंगे। ये नहीं कि खाली कर्म से तो है ही क्लियर कि आपने उससे छुआछूत करने पे तो आप मानते हैं कि भाई हमारे सीट पे मत बैठो, ये मत करो, हमारे दरवाजे पे कैसे बैठ गए कुर्सी पे, तुम तो हटो हटो भागो यहाँ से, ये तो कर्म से हो गया। लेकिन वचन से किसी भी रूप में आप उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो इस आर्टिकल 17 का वायलेशन होगा, और इसमें जो तमाम छुआछूत अधिनियम बना है, अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट 1956 कब का है, वो सब चीज़ें के तहत आपकी जो है आपके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। तो कृपा करके आप ये नहीं कहेंगे कि साहब हमने कहाँ किया, हम तो सिर्फ बता रहे थे कि मनुस्मृति में ये लिखा है और पुराण में ये लिखा है और फलानी जगह ये लिखा है। वो भी इक्वली पनिशेबल ऑफेंस है, खाली कर्म से नहीं है। तो शोषण के स्वतंत्रता समान विधियों का समान संरक्षण में आर्टिकल 14 आपने समझा, 15 समझा, 16 समझा और 17 समझा। तो इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, और अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़िए, दूसरों को भी जोड़िए और अपनी सफलता के भागीदार बनिए। रीसा IAS का टैगलाइन है, वी मेक IAS बाय द IAS। तो आप हमारे ऐप को जब हम लॉन्च करने का अनाउंस करेंगे 1-2 दिन में, आप तैयार रहिए और उसे डाउनलोड करिए, और ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास जैसी आपकी इच्छा हो, ऑनलाइन मात्र 999 रुपया में आप मंथली सब्सक्राइबरशिप लेकर के तैयारी करिए और गारंटी के साथ सिलेक्शन पाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।